चैप्टर 3 देख रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के सवाल और जवाब देखेंगे। पहला है, एक स्टोरेज बैटरी है कार की जिसका ईएमएफ 12 वोल्ट है। यदि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये दिया हुआ है आपको, इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का 0.4 ओम है, तो क्या मैक्सिमम करंट ये बैटरी ड्रॉ कर सकती है? तो देखिए, ईएमएफ दिया हुआ है आपको ई 12 वोल्ट। इसी तरीके से इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, मैक्सिमम करंट हम मानते हैं आई, तो ओम्स लॉ लगाएंगे, V इक्वल टू आर आई होता है, क्योंकि ये स्मॉल आर हम ले रहे हैं तो यहां पर आपको ईएमएफ लेना पड़ेगा। तो आई आएगा ई बाय आर, ई है 12, आर है 0.4, यानी कि 30 एम्पियर। मैक्सिमम करंट जो बैटरी ड्रॉ कर सकती है वो 30 एम्पियर है। एक बैटरी है, ईएमएफ 10 वोल्ट दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको 3 वोल्ट दिया हुआ है। इसको कनेक्ट किया गया है रेजिस्टर के साथ। यदि जो करंट है सर्किट में 0.5 एम्पियर है, तो कितना रेजिस्टेंस होगा इस रेजिस्टर का? आपको टर्मिनल वोल्टेज भी बताना है इस बैटरी का जब सर्किट क्लोज हो। तो पहले ईएमएफ दिया हुआ ई लिख देंगे और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर लिख देंगे। करंट भी दिया हुआ है आपका आई। हमको रेजिस्टेंस मानना है कैपिटल आर। अब हम जानते हैं कि V इक्वल टू आई आर होता है। जब ईएमएफ की बात हो रही है तो हम E इक्वल टू आई इंटू, अब R यहां पर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है प्लस जो इंटरनल रेजिस्टेंस है आएगा, तो इस तरीके से R प्लस आर निकालना है तो क्या होगा, E बाय आई, जो यहां पर लिखा हुआ है। E हमको पता है, आई हमको पता हुआ है, 20 ओम लिख देंगे और R निकालने के लिए स्मॉल r को इससे 20 से माइनस कर देंगे, यानी कि 3 माइनस करना पड़ेगा आपको, तो 17 ओम आ गया। अब फिर से V इक्वल टू आई आर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज V मानना है, क्योंकि अब हमारे पास R आ चुका है 17 ओम और हमारे पास करंट तो पहले से ही था 0.5, तो 0.5 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 8.45 वोल्ट आ जाएगा। तो यानी कि जो रेजिस्टर है, रेजिस्टेंस इसका होगा 17 ओम और टर्मिनल वोल्टेज होगा 8.5 वोल्टेज। 3 रेजिस्टर है, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम, इसको कंबाइन किया गया है सीरीज में। आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है इस कॉम्बिनेशन का। तो जो 3 रेजिस्टेंस है, 1 2 3, इनको सीरीज में लगाया गया, यानी कि इस तरीके से 1 2 और 3 सीरीज में है ये। तो इसका अलजेब्रिक सम होता है तीनों इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का, यानी कि 1 2 3 को ऐड कर दीजिए आप, यानी कि आप ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो इसका जो सम होगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा, सिंपल। तो 1 2 और 3 को जोड़ दीजिए, आपका 6 ओम आ जाएगा। अब अगले पार्ट पे बढ़ते हैं। यदि कॉम्बिनेशन को कनेक्ट किया गया एक बैटरी जिसका ईएमएफ 12 वोल्ट है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, स्मॉल आर आपको 0 लेना है। आपको पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो जो करंट है वो सब में, देखिए यहां पर एक ही तरीके से फ्लो करेगा, सब में आई करेगा, तो करंट इस सर्किट में आई फ्लो कर रहा है। ईएमएफ 12 वोल्ट है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 6, इन तीनों का कंबाइंड है 6। तो हम क्या करेंगे, पहले ई, जो ओम्स लॉ है उससे हम करंट निकाल लेंगे, आई इक्वल टू ई बाय आर। हमें करंट पता करना है कितना जा रहा है, क्योंकि तीनों में एक ही करंट होगा। ई बाय आर यानी कि 12/6, यानी कि 2 एम्पियर आ गया। अब 2 एम्पियर को, अब V इक्वल टू आर आई है, पहले वाले के लिए R1 ले लेंगे, आई सबके लिए कॉमन रहेगा, दूसरे के लिए R2 ले लेंगे, तीसरे के लिए R3 ले लेंगे, यानी 2 इंटू 1, 2 इंटू 2 और 2 इंटू 3, यानी कि 2 वोल्ट 4 वोल्ट 6 वोल्ट। यानी जो वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप हुआ पहले पे 2 वोल्ट, फिर 4 वोल्ट, फिर 6 वोल्ट, ऐसे होगा। 3 रेजिस्टर है, 2 ओम, 4 ओम और 5 ओम का, इसको कंबाइन किया गया पैरेलल में। आपको बताना है टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा इस कॉम्बिनेशन का, ये पैरेलल में है। तो पैरेलल में कैसे होता है, 1 बाय आर इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। अगर ये पैरेलल में है, टोटल रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से निकलता है। यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ पर 4 रखेंगे, यहाँ पर 5 रखेंगे, इनको सॉल्व करेंगे और फिर इसको उलट देंगे, यानी कि ये 19 बाय 20 आएगा 1 बाय आर निकालने के लिए 20 बाय 19 कर देंगे, ये आपका टोटल रेजिस्टेंस हो गया। अब यदि जो कॉम्बिनेशन है इसको कनेक्ट किया गया एक बैटरी जिसका ईएमएफ 20 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, आपको बताना है करंट हर एक रेजिस्टर में क्या जा रहा है और टोटल करंट कितना ड्रॉ किया गया। तो आपने देखा वोल्ट 20 वोल्ट है। अब V इक्वल टू आर आई आपका ओम्स लॉ होता है। आई निकालने के लिए आप करेंगे V बाय आर। अब देखिए V जो है, जब हम पैरेलल में लगाते हैं तो पोटेंशियल तीनों में सेम होगा, रेजिस्टेंस चेंज करेंगे तो V बाय R1, V बाय R2, V बाय R3, यानी
10 एम्पियर, 5 एम्पियर, 4 एम्पियर। तो कुल मिला के आई क्या है, क्योंकि आई इस तरीके से गया होगा, ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है। यहाँ पर आपका R1 था, R2 था, R3 था। तो I1, R2, I2, I3 यानी कि तीनों को हम जोड़ देंगे, जो तीनों हमारे यहाँ आए 10, 5 और 4, तो ये 19 एम्पियर आ जाएगा। यानी जो करंट है इस हर एक रजिस्टर के थ्रू वो 19, ये आपका ये जो रजिस्टर है उनके थ्रू 19 एम्पियर करीब आया। रूम टेम्परेचर पे 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो रेजिस्टेंस है हीटिंग एलिमेंट का वो 100 ओम है। आपको टेम्परेचर बताना है एलिमेंट का, यदि रेजिस्टेंस इसका इतना निकल के आया 117 ओम, आपको जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट दिया है मटेरियल का रेजिस्टेंस का 1.7 इंटू 10⁻⁴ दिया हुआ है। तो जो टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर यानी कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, रेजिस्टेंस इस हीटिंग एलिमेंट का जो आर वो आपको 100 ओम दिया हुआ है। अब मान लीजिए T1 कोई टेम्परेचर है, वो जब फिलामेंट जला तो आपका इंक्रीज टेम्परेचर हुआ T1 मान लीजिए। अब इस पे रेजिस्टेंस इन्होंने कहा है कि 117 है, और जो अल्फा दिया हुआ है वो आपको जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है मटेरियल का जो फिलामेंट में है वो अल्फा आपको दिया हुआ है 1.7 इंटू 10⁻⁴। तो हम जानते हैं कि कैसे इसको निकाला जाता है, R इज इक्वल टू R थीटा और 1 प्लस अल्फा थीटा माइनस थीटा 0। वो फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे, यानी कि अल्फा इस तरीके से आएगा R1 माइनस R T1 माइनस T। तो T1 माइनस T निकालना है तो R1 माइनस R अल्फा, ये हमें ये दोनों पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, सारी वैल्यू रख देंगे। और उसके बाद ये 27 डिग्री था, हमको ये निकालना था, इसको इधर करेंगे 1027 डिग्री आ जाएगा। ये जो 1027 डिग्री है ये रेजिस्टेंस है एलिमेंट का 117 ओम जो है। एक बहुत छोटा करंट, नेग्लिजिबली स्मॉल करंट कह रहे हैं इसको पास किया गया एक वायर जिसकी लेंथ है 15 मीटर और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है इसका, जो सेक्शन है इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है वो भी यहां पर दिया हुआ है। अब इसका जो रेजिस्टेंस है उसको मेजर किया गया 5 ओम। आपको इसकी रेजिस्टिविटी बतानी है मटेरियल की, टेम्परेचर जो भी टेम्परेचर है इस एक्सपेरिमेंट का। तो देखिए जो लेंथ है इस वायर का दिया हुआ है 15 मीटर, एरिया क्रॉस सेक्शन हम यहाँ लिख लेंगे, रेजिस्टेंस मटेरियल का है इस वायर का वो भी दिया हुआ है। रेजिस्टिविटी इस मटेरियल की हम रो मान के चलते हैं, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या रिलेशनशिप है, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये रो निकालना है, R पता है, L पता है, A पता है, तीनों की वैल्यू रखेंगे। ये रेजिस्टिविटी जो आएगी वो आएगी 2 इंटू 10⁻⁷ ओम मीटर। एक सिल्वर वायर है उसका रेजिस्टेंस है 2.1 ओम और किस टेम्परेचर पे 27.5, रेजिस्टेंस 2.7 ओम है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आपको टेम्परेचर कोएफिशिएंट निकालना है इस रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टिविटी सिल्वर का। तो इसमें भी ऐसे करेंगे, आप जानते हैं R इक्वल टू जैसे R थीटा इक्वल टू R थीटा 0 1 प्लस अल्फा थीटा माइनस थीटा 0, थीटा इसमें टेम्परेचर बता रहा हूँ। तो अब टेम्परेचर T1 आपको दिया हुआ है और रेजिस्टेंस T1 पे 27.5 पे रेजिस्टेंस है 2.1। इसी तरीके से T2 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो R2 हो गया 2.7। हमको ये अल्फा निकालना है बेसिकली, तो अल्फा होता है इसका रिलेशनशिप है R2 माइनस R1 T2 माइनस T1। ये सारी वैल्यूज आपको पता है, R2 आपके पास पता है, R1 पता है, T1 पता है, T2 पता है। तो 0.0039 ये आपका टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट आएगा सिल्वर का। एक हीटिंग एलिमेंट जिसमें क्रोम को यूज किया गया है, इसको कनेक्ट किया गया 230 वोल्ट सप्लाई और ये इनिशियल करंट 3.2 एम्पियर ड्रॉ करता है, जो सेटल हो जाता है कुछ सेकंड बाद एक स्टेडी वैल्यू जो है 2.8 एम्पियर। आपको स्टेडी टेम्परेचर बताना है इस हीटिंग एलिमेंट का, यदि जो रूम टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है इस रेजिस्टेंस का जो निक्रोम है उसको एवरेज किया गया, जो टेम्परेचर रेंज है वो उस हिसाब से जो अल्फा आया वो आपका 1.7 इंटू 10⁻⁴ है। तो जो सप्लाई वोल्टेज है दिया हुआ है भी 230 वोल्ट और I1 आपको जो इनिशियल करंट है वो 3.2, मतलब ये हमने और ये लिया यहाँ पर। इसी तरीके से जो इनिशियल रेजिस्टेंस है वो R1 मान के चलते हैं, R1 आएगा V/I, ओम्स लॉ लगाया है, 230 को 3.2 से डिवाइड कर दी। इसी तरीके से जब स्टेडी करंट हो गया
8 एम्पियर, R2 हम इसका रेजिस्टेंस मान रहे हैं, वोल्टेज वही रहेगा, 2.8 से डिवाइड करेंगे, फिर से ओम्स लॉ लगाएंगे, R2 आपका 82.14 आ गया। टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है निक्रोम का वो होता है ये जो आपको दिया हुआ है 1.7, वो हम यहाँ लिख लेंगे 1.7 इंटू 10⁻⁴। इनिशियल टेम्परेचर इसका T1 है 27 डिग्री, स्टडी टेम्परेचर है इसका T2। तो T2 कैसे निकाल पाएंगे, क्योंकि अभी अभी हमने R1 R2 निकाल लिया, तो अल्फा होता है R2 माइनस R1 बाय R1 T2 माइनस T1। अब जो T2 माइनस T1 है, मतलब ये वाला लेफ्ट में ले जाएंगे, यानी T2 माइनस 27, बाकी ये सारी वैल्यू हमें पता है, इसे रखेंगे। T2 आपका आएगा 867.5 डिग्री, जो स्टडी टेम्परेचर है हीटिंग एलिमेंट का 865.5 डिग्री। आपको करंट निकालना है हर एक ब्रांच में, ये जो नेटवर्क दिया हुआ है, कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिख रहा है ये। तो जो करंट फ्लो कर रहा है अलग अलग ब्रांचेस में, पहले इसको समझाता हूं मैं आपको। देखिए, ये एक करंट, दो करंट, तीसरा करंट, चौथा करंट और ये पांचवा करंट। हम क्या करते हैं, इन सबको नेम कर देते हैं। जैसे हमने कहा कि एक I1 लेंगे जो बाहर की सर्किट में बह रहा है, ये I1 हो गया आपका। I2 हमने कहा AB ब्रांच में इस जगह पे। I3 हमने कहा कि AD ब्रांच में, I3 आपका AD ब्रांच में हो गया, यानी कि ये वाला हो गया। अब जब यहां पर I1 I2 I3 आपने मान लिया, तो अब देखिएगा कि अगर हम कहते हैं कि इस जगह पर करंट BC पे कितना जाएगा, यहां से यहां तक कैसे जाएगा, ये I2 यहां से आ रहा है, मान लीजिए I4 इधर चला गया इस जगह पे, तो यहां पर जाएगा I2 माइनस I4। यही चीज हम करेंगे, देखिए I3 यहां से चला आ रहा है, I4 यहां से चला आ रहा है, तो यहां से कितना जा रहा होगा जंक्शन के हिसाब से, ये I3 प्लस I4 जा रहा होगा, है ना। कुल मिला के यहाँ कितना हो जाएगा, I2 माइनस I4 प्लस I3 प्लस I4, यानी कि आपका वापस कितना आएगा, I1 ही आएगा, I1 I2 प्लस I3 है। तो इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। अब इसको बनाने के बाद अब हम सबसे पहले क्लोज सर्किट लेना शुरू करते हैं। ABCD से शुरू करते हैं, यानी कि A, B और C और D, और फिर से A पे जाएंगे। ABCD आपका एक पहला क्लोज सर्किट हो गया, यहाँ पर पोटेंशियल 0 होगा, यानी कि हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं। चलिए ऐसा मानते हैं कि करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो पॉजिटिव लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पर 10 इंटू I2, राइट। अब जब हम इधर पे आ रहे हैं 5 ओम, तो अभी हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो 5 इंटू I2 ये वाला करेंगे, I2 माइनस I4। और उसके बाद जैसे हम यहाँ पर आएंगे इस जगह पे, इस वाले पे, एक काम करते हैं, पहले ये ले लेते हैं, ABDA इसको लेते हैं, ठीक है। तो 10 इंटू I2, और अब हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो I4 इंटू 5 आ जाएगा। और क्योंकि हम अब करंट यहाँ पर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो -5I3 आएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये पहले आपकी इक्वेशन आ गई। अब इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करेंगे, तो I2 और I4 के टर्म्स में निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हम BCDB में जाते हैं, यानी कि ये B, ये C, ये D और B। तो इसमें भी इसी तरीके से चलते हैं, पहले हम इधर आएंगे, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये 5 है, ये I2 माइनस I4 है। फिर यहाँ पर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, तो माइनस कर देते हैं इसको, -I3 इंटू I4 प्लस 10। फिर हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसको भी माइनस करेंगे, -5 इंटू I4 इक्वल टू 0। ये हमने किया हुआ है। इसको थोड़ा रिजॉल्व करेंगे और देखेंगे कि I2 आपका आएगा 2I3 प्लस 4I4। अब एक क्लोज सर्किट लेते हैं ABCFE, यानी कि ये वाला ABC, और अब हम बाहर जा रहे हैं FE और A। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखिएगा, यहां से शुरू करते हैं इस जगह से। तो यहाँ पर सबसे पहले 10 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पर हम माइनस से प्लस पे जा रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस करेंगे। और फिर यहाँ पर जैसे ही हम जाएंगे, क्योंकि हमने ये कन्वेंशन यहाँ पर मान रखा है कि अगर हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वहां पर हम जो करंट इनटू रेजिस्टेंस आएगा वो पॉजिटिव मानेंगे। इसलिए हम, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको माइनस ले रहे हैं, जबकि यहाँ पर हम अगर अपोजिट डायरेक्शन में वाला कन्वेंशन लेते हैं तो हमको प्लस लेना पड़ता, क्योंकि हम नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं और हमने कन्वेंशन ऐसा लिया, इसलिए -10। यहाँ पर हम 10 इंटू I1 यहाँ पर चले गए, उसके बाद हम यहाँ पर आए, यानी 10 इंटू I2, ये वाला 10 इंटू I2। फिर इधर पे आए, यहाँ पर 5 इंटू I2 माइनस I4, फिर वापस चले आए। तो क्या बना है, यहाँ पर एक और इक्वेशन बन गई कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को लेकर सोल्यूशन देंगे, या पहले और दूसरे को लेते हैं, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा। ये सब आपको रिजॉल्व करना है और सॉल्व करना है। उसके बाद हम क्या कहेंगे, जो चौथी इक्वेशन है हमारी, जो चौथी इक्वेशन आई इन दोनों को लेके, इसको हम डाल के अभी पहली इक्वेशन में डाल देंगे, तो कुछ इस तरीके से रिलेशनशिप आए। और हम ये भी देख रहे हैं कि I1 I3 प्लस I2 के बराबर है, वो आना भी चाहिए,
क्योंकि जो फाइनली यहाँ पर आएगा वो क्या आएगा, वो इधर से जुड़ के आएगा, I1 ही आना चाहिए क्योंकि I1 हमने बाहर माना है। तो कुल मिला के हम ये जब इक्वेशन 6 को फिर से 1 में डालेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। आपको बेसिकली सॉल्व करना है I1 I2 और यहाँ से आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, केवल सोल्यूशन है यहाँ पे, आपके सामने ये चीज दे रखी है। तो इस तरीके से आप I1 I2 I3 जो भी हमने माने हैं वो सारी चीजें, राइट। तो I3 I2 इस तरीके से I2 माइनस I4 I3 प्लस I4 और फिर I1 होता है I3 प्लस I2, तो इस तरीके से I1 और बाकी जितने भी I वैल्यू आपने माने हैं वो आ जाएगी। अब ये जो अलग अलग ब्रांच में आए हैं वो यहाँ पर हम इसको चाहे तो एक साथ लिख दें, और टोटल करंट अगर आपको मानना है, टोटल करंट क्या है, तो इन सबको जोड़ दीजिए, आपका 10/17 एम्पियर आएगा जो आपने यहाँ पर देखा। I1 बेसिकली जो बेसिक करंट था वो ये था। एक मीटर ब्रिज है, पहले डायग्राम दिखा देता हूँ। ये मीटर ब्रिज है, जो बैलेंस पॉइंट है वो मिला आपको 39 पॉइंट, इस जगह पे जो बैलेंस पॉइंट मिला वो 39.5 है ए से, तो ए से 39.5 है, तो 100 में से माइनस करेंगे तो बाकी इतना आ जाएगा, है ना। जब आपका रजिस्टर Y, जो रजिस्टर Y है वो 12.5 ओम है, यानी कि ये रजिस्टर Y जो है ये 12.5 ओम है, आपको X निकालना है। और ये भी पूछा गया है क्यों, वाई आर द कनेक्शन बिटवीन रजिस्टर इन अ व्हीटस्टोन और मीटर ब्रिज मेड अप ऑफ थिक स्ट्रिप्स। जो कनेक्शन होते हैं रजिस्टर्स के बीच में, चाहे व्हीटस्टोन ब्रिज ले लें चाहे मीटर ब्रिज ले लें, वो थिक कॉपर के क्यों बने होते हैं, ये इसका पहले का सवाल का जवाब हम देंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं। यहाँ पर एक मीटर ब्रिज है जिसका रजिस्टर आपको X और Y इस तरीके से दिए हुए हैं। बैलेंस पॉइंट आपका आया 39 इस जगह पे, यहाँ से यहाँ तक आपको दिया गया 39.5। रेजिस्टेंस जो दिया है Y का आपको दिया हुआ है 12.5। अब जो कंडीशन है बैलेंस की उसमें क्या है, X बाय वाई विल बी इक्वल टू ये दिस वन बाय दिस वन, यानी L1 है, यानी कि ये वाला अगर कंडीशन ले तो X बाय वाई 100 माइनस 39.5 और यहाँ पर 39.5, इस तरीके से, मतलब ये 100 माइनस 11, पहले हम ये वाला लेंगे, जब X बाय वाई लेंगे तो पहले ये लेंगे, डिवाइड बाई ये वाला लेंथ करेंगे, तो 100 माइनस 13.5, और ये तो खैर ए से बता ही रखा है 39.5 है, ये हम लेंगे तो इससे हमारे पास X आ जाएगा, क्योंकि Y की वैल्यू हमें 12.5 पता है, तो 8.2 ओम आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस जो है X का वो 8.2 ओम आ जाएगा। जो करेक्शन है रेजिस्टर्स के बीच में, चाहे व्हीटस्टोन ब्रिज हो मीटर ब्रिज हो, उसको थिक कॉपर स्ट्रिप या मोटी कॉपर स्ट्रिप से इसलिए बनाया जाता है ताकि रेजिस्टेंस को मिनिमाइज किया जा सके, राइट। क्योंकि हमने यहाँ पर इन जो फॉर्मूला निकाले हैं इनमें कहीं भी ये नहीं लिया, क्या नहीं लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लिया। तो अगर हम इसको इससे नहीं बनाएंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा, जो कि हमें काउंट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ ब्रिज अबाउट इफ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज। अगर इसको यहाँ कर दिया गया, इसको यहाँ कर दिया गया, तो बैलेंस पॉइंट निकालना है। क्या होगा यदि गैल्वेनोमीटर और सेल को इंटरचेंज कर दिया गया, यानी कि ये गैल्वेनोमीटर है और इस सेल को इंटरचेंज कर दिया, जो बैलेंस पॉइंट है उस ब्रिज का, और क्या गैल्वेनोमीटर कोई करंट शो करेगा। तो यदि एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दिया तो देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या था, ये एक्स था ये वाई था, आपने कहा ये एल है ये 100 माइनस एल है, इस तरीके से कहा था। तो जहां पर एक्स और वाई को इंटरचेंज करेंगे तो बेसिकली ये L1 और 100 माइनस L1 इंटरचेंज हो जाएंगे, राइट। तो जो बैलेंस पॉइंट है वो 100 माइनस L1 पे आएगा, यानी कि 100 माइनस आपका जो 39.5 था वो 60.5 पे आ जाएगा, बस यही समझना है। जो 39.5 दिया हुआ था वो 100 माइनस करके लिख दीजिए, 60.5 आ जाएगा। और इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए कि जब गैल्वेनोमीटर और सेल को इंटरचेंज किया जाएगा, जो बैलेंस पॉइंट है ब्रिज का, तो गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। इसका मतलब कोई भी करंट वहां पर फ्लो नहीं कर रहा है उस गैल्वेनोमीटर के थ्रू। स्टोरेज बैटरी है जिसका EMF 8 वोल्ट दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम दिया हुआ है, इसको चार्ज किया गया 120 वोल्ट डीसी सप्लाई से, और एक सीरीज रेजिस्टर 15.5 ओम। यदि जो टर्मिनल वोल्टेज है इस बैटरी का, आपको बताना है कि क्या होगा चार्जिंग के समय, और आपको ये भी बताना है क्या पर्पस होगा इस सीरीज रेजिस्टर को लेने का जब हम सर्किट को चार्ज कर रहे हैं। तो EMF हमको दिया हुआ है 8 वोल्ट, ये लिख लेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस लिख लेंगे, जो डीसी सप्लाई है 120 वोल्ट वो लिख लेंगे, जो रेजिस्टेंस है रेजिस्टर का वो भी हम लिख लेंगे 15.5। अब जो इफेक्टिव वोल्टेज है इस सर्किट का वो हम V मानेंगे। अब क्योंकि R कनेक्ट हुआ है जो स्टोरेज बैटरी है सीरीज में, तो हम क्या लिख सकते हैं, जो V आएगा वो जो टर्मिनल वोल्टेज होगा उससे हमको EMF हटाना पड़ेगा, यानी कि 120 में से हम 8 को हटाएंगे, तो V कितना आ गया आपका 120 माइनस 8 112। अब करंट
आई कैसे आएगा, V बाय आर, और यहाँ पर आर क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस भी है तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो आई हो जाएगा V बाय आर प्लस आर, वी हमने यहाँ से निकाला, आर हमारे पास दोनों चीजें दी हुई है इंटरनल एक्सटर्नल, तो 7 एम्पियर आ जाएगा। वोल्टेज निकालना है तो क्या करेंगे, आई इंटू आर, यानी कि 7 को इस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे जो अक्रॉस इस रेजिस्टर के है, तो 7 को 15.5 से करेंगे तो 108.5 आ जाएगा। अब जो डीसी सप्लाई वोल्टेज होता है, ध्यान रखिएगा, वो हमेशा टर्मिनल वोल्टेज जो बैटरी का है और साथ में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है आर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो टर्मिनल वोल्टेज बैटरी का क्या होगा, 120 ये हो गया, और ये आपने निकाला 108.5, तो इन दोनों को माइनस करेंगे 11.5 वोल्ट आ गया। जो सीरीज रेजिस्टर है जो हमने सवाल में पूछा गया है चार्जिंग सर्किट में, वो क्या करता है, वो लिमिट करता है जो करंट एक्सटर्नल सोर्स से ड्रॉ किया जा रहा है उसको लिमिट करता है, राइट। क्योंकि जो करंट अगर ये नहीं होता तो करंट बहुत ज्यादा होता है, एक्सट्रीमली हाई हो जाता है इसके एब्सेंस में, जो बहुत डेंजरस हो जाता है, इसलिए इसका उपयोग करते हैं। एक पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट है, इसमें सेल का ईएमएफ दिया हुआ है 1.25 वोल्ट और इसका बैलेंस पॉइंट आ रहा है 30.35 सेंटीमीटर लेंथ जो है वायर का। यदि इस सेल को रिप्लेस किया गया दूसरे सेल के साथ, जो बैलेंस पॉइंट शिफ्ट कर गया 63.5 सेंटीमीटर, आपको ईएमएफ बताना है दूसरे सेल का। तो ईएमएफ सेल का E1 पहले वाले का हमें दिया हुआ है, L1 भी दिया हुआ है। अब आपने E2 दूसरे का माना और L1 इसका L2 आपने ले लिया 63। अब जो बैलेंस कंडीशन होता है उसमें E1 बाई E2 होता है, L1 बाई L2, आपको E2 निकालना है, तो यहाँ E1 इंटू L2 बाई L1 जो वैल्यू दी है हम रखेंगे 2.25 वोल्ट आ जाएगा। नंबर डेंसिटी जो फ्री इलेक्ट्रॉन की है कॉपर कंडक्टर में, जो हमने पिछले इसमें देखा एग्जाम्पल में, वो करीबन इतना है। अब कितना देरी टाइम बताना है आपको एक इलेक्ट्रॉन लेगा ताकि वो ड्रिफ्ट कर सके, जा सके एक एंड से दूसरे एंड तक। वायर की लेंथ दी है 3 मीटर, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इस वायर का इतना दिया हुआ है और इसका जो करंट है उसमें वो 3 एम्पियर है। तो जो जो चीजें मिली है वो हम लिख लेते हैं। जो नंबर डेंसिटी है फ्री इलेक्ट्रॉन की वो इतनी है, एन हम इसको मान रहे हैं। जो लेंथ है कॉपर वायर का वो L3 मीटर ले लेते हैं, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो इतना दिया हुआ है। अब हम जानते हैं कि जो करंट कैरी करेगा ये वायर, वो आई आपका 3 एम्पियर है, वो किस तरीके से दिया जाता है, इसका रिलेशनशिप क्या है, आई इक्वल टू एन ए इंटू ई इंटू वी डी। वी डी इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ई इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज है, यानी कि आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पर लिखेंगे। अब वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस बाय टाइम, राइट। तो वेलोसिटी अगर आप बात करें, वीडी की बात करें, तो डिस्टेंस कितना है जो लेंथ है वायर का, और टाइम टेकन टी है। तो इस वीडी की जगह आप डी बाई टी, एल बाई टी यहाँ पर रख दीजिए, एल बाई टी। टी को इस तरफ ले जाइए, बाकी सबको इधर ले आइए। टाइम निकालना है, जो वैल्यूज यहाँ दी है उसको रखेंगे, आपके पास ये टाइम आ जाएगा। जो अर्थ सरफेस है, नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है 400 किलोवोल्ट का जो टॉप एटमॉस्फेयर है, जो सरफेस है, क्योंकि लो कंडक्टिविटी है लोअर एटमॉस्फेयर की। इसमें जो करंट है 1800 एम्पियर पूरे ग्लोब पे। अगर कोई मैकेनिज्म ना हो ताकि हम एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक फील्ड को सस्टेन कर सके, तो कितना टाइम रफली बताना है हमको जरूरत पड़ेगी ताकि हम इसको न्यूट्रलाइज कर सकें अर्थ सरफेस को। ध्यान रखिएगा कि ये कभी होगा नहीं, एक जानकारी के लिए है कि ये प्रैक्टिस में कभी होगा नहीं, क्योंकि जो अर्थ है उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज को रिप्लेनिश करने के या इलेक्ट्रिक चार्ज को दोबारा लाने के तरीके हैं, जैसे थंडरस्टॉर्म होता है, बिजली कड़कती है, ये सारी चीजें अवेलेबल है। रेडियस आपको ये लेना है अर्थ का। तो जो जो चीज दी है वो पहले लिख लेते हैं। जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, वो आपको दिया हुआ है। अब आप ध्यान रखिएगा कि सिग्मा जो होता है वो Q बाय A के बराबर होता है, इसको हम आगे यूज करेंगे। आई करंट आपको दिया हुआ है, रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है। अब क्योंकि ये ग्लोब है यानी कि अर्थ है, तो इसका हम सरफेस एरिया रफली लिख सकते हैं 4πr²। एरिया आपका A आ गया, ऐसे लेंगे। अब आप एरिया 4πr को निकाल दीजिए, क्योंकि रेडियस आपको दिया हुआ है, ये आपका एरिया होगा। अब जो चार्ज है इस पे चार्ज निकालना है, तो Q इंटू सिग्मा इंटू A करेंगे। सिग्मा दिया हुआ है, एरिया आपने अभी भी निकाल लिया, चार्ज आ जाएगा। अब जानते हैं चार्ज पर यूनिट टाइम, यही करंट होता है। अगर आपको टाइम निकालना है तो टाइम इक्वल टू Q बाई टी। Q आपके पास है Q बाई आई, Q है, आई आपके पास है 1800 एम्पियर दिया हुआ है, तो बस इसको डिवाइड करिए, इतना समय आ जाएगा, इतना टाइम लगेगा न्यूट्रलाइज करने के लिए अर्थ सरफेस को। 6 लेड एसिड टाइप जो सेकेंडरी सेल है, जिनका हर एक का ईएमएफ 2 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है, इसको ज्वाइन किया गया सीरीज में, और एक
सप्लाई एक तरीके से 8.5 जो रेजिस्टेंस है आपका, आपको करंट बताना है जो ड्रॉ किया जाएगा इस सप्लाई से, और टर्मिनल वोल्टेज बताना है। तो जो नंबर ऑफ सेल्स 6 है, तो ध्यान रखिएगा इसको 6 से गुणा करेंगे हम, आर को भी, स्मॉल आर को भी, और इसके ईएमएफ को भी। ईएमएफ जो सेकेंडरी सेल का है वो 2 वोल्ट है। जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आपको ये दिया हुआ है। जो सीरीज रजिस्टर है उसको कनेक्ट किया गया, कॉम्बिनेशन मतलब जो सेल है उसको कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया गया। कैपिटल आर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात हो रही है वो 8.5 आपका ओम है। तो करंट जो ड्रॉ किया जाएगा सप्लाई से आई क्या हो जाएगा, क्योंकि 6 सेल है तो एन इंटू ई करेंगे, 6 इंटू ई करेंगे, और इंटरनल रेजिस्टेंस सब 6 का लेंगे तो एन इंटू आर करेंगे। बाकी कैपिटल रेजिस्टेंस ऐसे रहेगा, आई इक्वल टू एन ई बाय आर प्लस एन आर। एन की जगह 6 रख दीजिए, ई की जगह 2, स्मॉल आर की जगह 0.015, आर की जगह 8.5, आपका ये आपका करंट आ गया। अब टर्मिनल वोल्टेज निकालना है तो V इक्वल टू आई आर करेंगे, आई आपके पास है, आर आप 8.5 लेंगे, आपका 11.87 आ गया। सेकेंडरी सेल उसका काफी यूज किया गया, उसका ईएमएफ 1.9 वोल्ट है, और एक बहुत बड़ा इंटरनल रेजिस्टेंस 380 ओम है। कितना मैक्सिमम करंट ये ड्रॉ किया जा सकता है इस सेल से, और क्या ये जो सेल यूज किया जा सकता है ताकि हम कार के मोटर को स्टार्ट कर सके। तो लॉन्ग यूज हुआ, ईएमएफ जो है इसका 1.9 वोल्ट हुआ, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, उनको डिवाइड करिए, आपके पास मैक्सिमम करंट आ जाएगा आई जो ड्रॉ किया जा सकता है। 0.05 1.9 को डिवाइड करेंगे 380 से, देखिए जो मैक्सिमम करंट ड्रॉ किया गया वो 0.005 एम्पियर है। क्योंकि बहुत अधिक करंट चाहिए होता है कार को स्टार्ट करने के लिए, तो ये जो है बहुत कम करंट है, इतना इससे कार स्टार्ट नहीं हो पाएगी, या मोटर स्टार्ट नहीं हो पाएगी। 2 वायर है जिनके लेंथ इक्वल है, ध्यान रखिएगा L1 इक्वल टू L2, बस ये समझ के चलिएगा। एक एल्यूमिनियम का है, एक कॉपर का है, इनका सेम रेजिस्टेंस है, यानी कि R1 इक्वल टू R2 है। विच ऑफ द 2 वायर्स इज लाइटर, कौन सा इसमें लाइटर है, आपको एक्सप्लेन करना है क्यों एल्यूमिनियम वायर को हम यूज करते हैं ओवरहेड पावर केबल की तरह। आपको रो दिया है दोनों का, आपको रिलेटिव डेंसिटी भी दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेजिस्टिविटी जो एल्यूमिनियम की है वो दी है, लिख देते हैं। आप रिलेटिव डेंसिटी इसकी लिख लेते हैं एल्यूमिनियम की। मान लीजिए L1 इसका लेंथ है और M1 इसका मास है। रेजिस्टेंस जो एल्यूमिनियम वायर का है वो भी R1 मान लेते हैं। अब एरिया भी मान लेते हैं A1। अब आते हैं कॉपर पे। कॉपर की रो दी हुई है, D दिया हुआ है, यानी कि ये रो और ये दोनों दिया हुआ है, ये लिख लेते हैं। L1 इसकी लेंथ मान लेते हैं कॉपर वायर की, M2 इसका L2 लेंथ मान लेते हैं, M2 मास मान लेते हैं, R2 इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं कॉपर का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 मान लेते हैं। अब हम जानते हैं R होता है रो L अपॉन A, तो R1 हो गया रो 1 L1 अपॉन A1, R2 हो गया रो 2 L2 अपॉन A2। हम ये एल्यूमिनियम के लिए और ये कॉपर के लिए। अब हमको पता है R1 इक्वल टू R2, ये मैंने अभी आपको बताया क्वेश्चन के समय, R1 R2 बराबर है। दोनों को इक्वेट कर दीजिए, दोनों को इक्वेट करेंगे, यहाँ पर इक्वेट करते L1 और L2 भी बराबर है, वो हमने यहाँ से लिया, सवाल में दिया हुआ है। तो क्या आ गया, रो 1 बाय A1 इक्वल टू रो 2 बाय A2। अब A1 बाय A2 निकालना है तो रो 1 बाय रो 2, रो 1 रो 2 दोनों दिए हुए हैं, इन दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए। तो रो 1 बाय रो 2 को आपको मतलब A1 बाय A2 आपको रेशियो मिल गया। इसके बाद आप जानते हैं मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ, डेंसिटी D1 हम ले लेंगे। इसी तरीके से A1 L1 इसीलिए लिया था हमने, और D1 यहाँ पर होगा। दूसरे कॉपर वायर का वॉल्यूम A2 इंटू L2, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है, डेंसिटी हमने D2 ली। अब क्या करिए, इसको और इसको डिवाइड कर दीजिए, दोनों को डिवाइड करेंगे M1 बाय M2, आपका A1 L1 D1 A2 L2 D2 आ जाएगा। L1 L2 बराबर है, ठीक। अब L1 L2 बराबर है, आपको A1 बाय A2 भी आपको पता है कैसे, यहां से निकाला ना अभी, A1 बाय A2 ये निकाला, इसको यहां रख दीजिए। A1 बाय A2 को रखिए, M1 बाय M2 आ जाएगा। रेशियो देखेंगे 0.46 आएगा, तभी आ सकता है जब आपका M2 का मास ज्यादा हो। इसका मतलब ये है कि यहां से इन्फर किया जा सकता है कि क्योंकि M1 आपका कम है M2 से, M2 ज्यादा बड़ा है, इसलिए 0.46 आया। एल्यूमिनियम आपका लाइटर है कॉपर से, यही कारण है क्योंकि एल्यूमिनियम लाइटर है, इसको ओवरहेड पावर केबल में हम यूज करते हैं। आप कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हैं इस ऑब्जर्वेशन से, आप देखिए ये वोल्ट है, ये करंट है, V इक्वल टू आई आर होता है। अगर आप करंट V बाय आई ले सबके लिए, मतलब इसको इससे डिवाइड करें, इसको इससे डिवाइड करें, किसी को भी ले लें, तो आप देखेंगे कि इसका कांस्टेंट रेशियो आएगा। कांस्टेंट रेशियो जो आ रहा है वो 19.7 आ रहा है। तो सबके लिए यही, चाहे इसको इससे करें, इसको इससे करें, सबके लिए यही आएगा। इसका मतलब ये आपका ओम्स लॉ को फॉलो करता है। तो ये जो मैंगनीज है ये ओमिक कंडक्टर है, यानी कि ये जो अलॉय है ये ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है। और ओम लॉ के हिसाब से जो रेशियो है वोल्टेज का करंट के साथ, वो तो रेजिस्टेंस होता है। ये जो वैल्यू आ रही है यही रेजिस्टेंस है इसकी।
आपको आंसर करना है, एक स्टेडी करंट फ्लो करता है एक मेटालिक कंडक्टर में, नॉन यूनिफॉर्म और क्रॉस सेक्शन है इसका। कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी कंडक्टर के अलाउंग? करंट, करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट स्पीड। इसका उत्तर यह है कि जब एक स्टेडी करंट फ्लो करता है मेटालिक कंडक्टर में जो नॉन यूनिफॉर्म है और क्रॉस सेक्शन है उसका नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, तो जो करंट फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर से वो कांस्टेंट रहेगा। करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट स्पीड क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, तो ये कांस्टेंट नहीं रहेंगी। अगला है इज ओम लॉ, क्या ओम लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल है जितने कंडक्टिंग एलिमेंट है? यदि नहीं तो आपको एग्जांपल देना है। तो इसका सीधा उत्तर है कि नहीं, ओम लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है कंडक्टिंग एलिमेंट्स के लिए। वैक्यूम डायोड सेमीकंडक्टर ये एग्जांपल है एक नॉन ओमिक कंडक्टर का। ओम्स लॉ इसके लिए वैलिड नहीं है। अगला सवाल है, एक वोल्टेज सप्लाई है फ्रॉम विच वन नीड्स हाई करंट, एक वोल्टेज सप्लाई जिससे बहुत ज्यादा करंट चाहिए, उसके लिए हमको इंटरनल रेजिस्टेंस कम रखना पड़ेगा। क्यों? देखिए, ओम्स लॉ सीधा कहता है V इक्वल टू आई आर, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके करंट से। अब आप R जितना कम से कम रखेंगे उतना ज्यादा V बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा I बढ़ेगा। तो V जितना लो होगा R उतना आपको लो करना पड़ेगा ताकि हाई करंट आप ड्रॉ कर सके। D की बात करेंगे, ये वाला अ हाई टेंशन सप्लाई ऑफ मान लीजिए 6 किलोवोल्ट, एक बहुत हाई टेंशन सप्लाई है 6 किलोवोल्ट, मस्ट हैव अ वेरी लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस Y। क्यों? देखिए, एक सेफ्टी लिमिट होती है, उस सेफ्टी लिमिट से ज्यादा करंट बढ़ना नहीं चाहिए। तो हमको अगर करंट को प्रोहिबिट करना है, रोकना है, तो एक हाई टेंशन जो सप्लाई है इसमें बहुत बड़ा इंटरनल रेजिस्टेंस होना चाहिए। यदि इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा नहीं हुआ तो करंट जो है वो सेफ्टी लिमिट से बाहर चला जाएगा और शॉर्ट सर्किट होने की संभावना बढ़ जाएगी। आपको जो करेक्ट ऑल्टरनेटिव इसमें चूज करना है। एलॉयज ऑफ मेटल यूजुअली हैव ग्रेटर रेजिस्टिविटी देन दैट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल। जो एलॉय है मेटल की उनकी ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल जिनसे बनाया गया है। एलॉय उनकी ज्यादा या कम लोअर टेम्परेचर कोएफिशिएंट होते हैं रेजिस्टर, अगर रेजिस्टेंस देखा जाए प्योर मेटल से कंपेयर किया जाए तो। जो रेजिस्टिविटी होती है एलॉय मैंगनीज की वो नियरली इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर के इंक्रीज से। जो रेजिस्टिविटी है टिपिकल इंसुलेटर जैसे एम्बर है वो मेटल से ज्यादा किस फैक्टर से ज्यादा होती है? 10 की घात 22, 10 की पावर 22। आपको n रेजिस्टर दिए हुए हैं जिनका रेजिस्टेंस R दिया हुआ है। हाउ विल यू कंबाइन देम टू गेट द मैक्सिमम मिनिमम? व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम? देखिए, जब हम सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं इस तरीके से, मान लीजिए ये R है, ये R है, ये R है, तो क्या हो जाएगा? ये 3 इंटू R हो जाएगा। अगर इसी को हम अगर इसमें लगा दें, जैसे मैंने ये R लगाया, यहां पर R लगाया और यहां पर R लगाया, यानी कि तीनों को हमने पैरेलल में लगा दिया, तो क्या वैल्यू आएगी इसकी? R बाय n ऐसे आएगी, क्योंकि 1 बाय R प्लस 1 बाय R प्लस 1 बाय R यानी कि 3 बाय R। इसको उल्टा कर देंगे तो R बाय n यानी कि 3 R बाय 3 आ जाएगा। यही इसका उत्तर है। टोटल नंबर जो रजिस्टर है वो n है, रेजिस्टेंस हर एक रेजिस्टेंस का R है। तो अगर हम इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया, n इंटू R इसका रिजल्ट होगा, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो हो सकता है वो n इंटू R हो सकता है। जब हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? R बाय n, जो कि आपको यहाँ बताया मैंने, ये R बाय 3। तो जो मिनिमम रेजिस्टेंस होगा कॉम्बिनेशन का वो R बाय n होगा। इनका रेशियो निकालना है तो n R को डिवाइड कर दीजिए R बाय n से, R कैंसिल हो जाएगा, n ऊपर जाएगा, n स्क्वायर बन जाएगा। अब ये सवाल है, आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, आप कैसे कंबाइन करेंगे ताकि 11/3, 11/5, 6 ओम और 6/11 आए? देखिए, इसमें ये समझना होगा आपको कि जब 3 रेजिस्टेंस है, अगर हम सीरीज में लगाएंगे तो हमारे जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है उससे भी ज्यादा है। जब 3 रेजिस्टेंस है, अगर उनमें सबसे कम जो है उससे भी कम चाहिए तो हमको उनको पैरेलल में लगाना पड़ेगा। यही कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। तो पहले वाले में क्या करेंगे, ये एक अगर 11/3 चाहिए तो 1 ओम और 2 ओम को पैरेलल में लगाइए, उसके साथ 3 को सीरीज में लगा दीजिए। अगर आपको 11/5 चाहिए तो 2 ओम और 3 ओम को इसमें पैरेलल में लगाइए, 1 ओम को जोड़ दीजिए उसके साथ सीरीज में। अगर आपको 6 चाहिए तो कुछ नहीं करना है, 1 + 2 + 3 तीनों को सीरीज में लगा दीजिए। अगर आपको 6/11 चाहिए जो कि बहुत कम है तो 1, 2 और 3 को आप पैरेलल में लगा दीजिए, 6/11 आ जाएगा। अब ये जो सवाल है वो कुछ इस तरीके से, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इसका और इसका। अब देखिए, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये दो सीरीज में है तो 2 ओम हो जाएगा।
इस तरीके से ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, सीरीज में 4 ओम हो जाएंगे। तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। ऐसे कितने, 1 2 3 4, तो चारों को हम लगा देते हैं, 1 2 3 4। अभी 2 ओम और 4 ओम क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/4, यानी कि 2 इंटू 4/2 प्लस 4 इसका रिजल्टेंट आएगा, जो कि आपका 4/3 आएगा। एक का 4/3 आ गया, 4 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीरीज में 4/3 प्लस 4/3 प्लस 4/3 प्लस 4/3, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 इंटू 4/3 आपका 16/3 आ जाएगा। इसमें तो कुछ नहीं करना, ये सारे के सारे सीरीज में है, देखिए ये सीरीज में। तो 5 है, 5 इंटू आर, मतलब आर को 5 बार जोड़ दीजिए, 5 आर आ जाएगा। आपको करंट ड्रॉन बताना है 12 वोल्ट सप्लाई, जब इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है और ये इनफाइनाइट नेटवर्क है, हर एक रेजिस्टर की वैल्यू 1 ओम है। तो अब ये देखिए इनफाइनाइट है, अगर मैं ये पार्ट को छोड़ भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पार्ट को छोड़ दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करते हैं, यहां से यहां तक इनफाइनाइट है, तो इस वाले जो एरिया है यहां से यहां तक, इसका मान लेते हैं आर डैश। तो क्या होगा, इसको कैसे बनाऊंगा मैं, ये पूरा आर डैश हो गया, तो ये आर डैश हो गया, ये 1 ओम तो है ही खैर इसके साथ, ये 1 ओम हो गया, यहां पर 1 ओम है, ये यहां 1 ओम है, मतलब ये 1 ओम है, ये 1 ओम है। तो अब है क्या, हमको फाइनल निकालना क्या है, अब इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, वो भी आर डैश ही आएगा। तो आर डैश क्या हुआ, आर डैश और 1 जो आपका किस में आ गया, पैरेलल में, तो आर डैश इंटू 1 बाय आर प्लस 1, और ये किसके साथ सीरीज में है, 1 और 1, यानी कि +1 और +1, तो आर डैश इंटू 1 बाय आर प्लस 1 प्लस 2, तो ये आपका किसके बराबर आएगा, आर डैश के बराबर। यही यहाँ पर काम क्यों हुआ है, जो रेजिस्टेंस है, हर एक रेजिस्टर जो कनेक्ट हुआ है सर्किट में वो 1 ओम है, हमने मान लिया कि आर डैश इसका पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि इनफाइनाइट है तो ये पोर्शन ले लें चाहे ये पोर्शन ले लें, है ना, यहाँ से तो इनफाइनाइट ही जा रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक हमने आर डैश मान लिया, वो मैंने आपको तरीका बताया, आर डैश होगा 2 प्लस आर डैश प्लस आर प्लस, ये है क्वाड्रेटिक, इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस -√3 आ जाएगा। 1 -√3 हम ले नहीं सकते, रेजिस्टेंस नेगेटिव में कैसे होगा, क्योंकि ये 1.73 होता है, नेगेटिव में आएगा, तो ये वाला लेंगे 1 + √3, 1 + √3 करेंगे, 1 + 1.73, √3 की वैल्यू होती है 1.73। अभी हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया, हमारे पास रेजिस्टेंस जो इंटरनल था वो 0.5, दोनों को जोड़ेंगे तो फाइनल रेजिस्टेंस आएगा 3.23। वोल्टेज 12 दिया है, 12 को 3.23 से डिवाइड करेंगे तो आपका करंट आ जाएगा, आई होता है V/R। फिगर में आपको दिखाया गया है एक पोटेंशियोमीटर जिसमें एक सेल है 2 वोल्ट का, ये इंटरनल रेजिस्टेंस इसका 0.4 ओम ये दिया हुआ है। अब एक मेंटेन कर रहा है पोटेंशियल ड्रॉप किस वायर, ए बी वायर के अक्रॉस। एक स्टैंडर्ड सेल जो मेंटेन करता है कांस्टेंट ईएमएफ जो कि 1.02 है, बहुत मॉडरेट करंट, बहुत कम फ्यू मिली एम्पियर, ये एक बैलेंस देता है 67.3 लेंथ पे। अगर आपको ये लो करंट इंश्योर करना है जो ड्रॉ किया जाएगा स्टैंडर्ड सेल से, तो आपको बहुत बड़ा रेजिस्टेंस 600 किलो ओम लगाना पड़ेगा सीरीज में, जो आपका शॉर्टेड है आपके कहां पर, आपके बैलेंस पॉइंट पे। जो स्टैंडर्ड सेल है उसको रिप्लेस किया गया एक अननोन ईएमएफ ई से, और जो बैलेंस पॉइंट है वो आया 82.3। आपको बताना है वैल्यू ई की क्या है। तो कुछ इस तरीके से होगा, ये देखिए इसमें बहुत आसान है, बैलेंसिंग वाली बात है, आपका L1/L2 होता है U1/E2, बस ये चीज आपको लगानी है, यही पोटेंशियोमीटर का मेन रोल है। तो कांस्टेंट ईएमएफ जो सेल का है वो 1.02 आपको बताया गया सवाल में, जो लेंथ है इसकी 67.3। इसी तरीके से नया बैलेंस पॉइंट निकला, ई को रिप्लेस किया गया आपके स्टैंडर्ड सेल से, तो नया बैलेंस पॉइंट आपका है 82.3। तो E1/L1 आपका E/L2 या E1/E2 L1/L2 होता है। आपको ई निकालना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इससे डिवाइड करिए, यानी कि L/L1 इंटू E1, ये तो आपको पता है 82.3 और 67.3 डिवाइड कर दीजिए, 1.02 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1.247 आ जाएगा। What purpose does the high resistance of 600 किलो ओम have? 600 किलो ओम का क्या काम है यहाँ पे? देखिए 600 किलो ओम का ये काम है कि जब हम हाई रेजिस्टेंस यूज करते हैं, हम चाहते हैं कि जो करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू जा रहा है उसको हम कम कर सके, जो कि आपका ये तो मेन बेसिकली तो मूवेबल कॉन्टैक्ट यही है ना, बैलेंस करने के लिए, वहां से कम करंट पास हो सके। क्या बैलेंस पॉइंट अफेक्ट होगा हाई रेजिस्टेंस से? उत्तर है नहीं, जो बैलेंस पॉइंट है वो अफेक्ट नहीं होगा अगर हाई रेजिस्टेंस है तो। उसके बाद क्या बैलेंस पॉइंट अफेक्ट होगा यदि इंटरनल रेजिस्टेंस ड्राइवर सेल का ज्यादा हो? तो इसका उत्तर भी यही है कि ये पॉइंट भी इफेक्ट नहीं होगा यदि इंटरनल रेजिस्टेंस ड्राइवर सेल का ज्यादा हो। अगला है कि would the method work in the above situation if the driver cell of the potentiometer has an EMF of this instead of 2.0? सीधा सवाल पूछा गया है कि अगर एक की जगह
2 की जगह एक ईएमएफ है, तो क्या ये रिवर्सल ये चीज काम करेगी? तो उत्तर है कि जो मेथड है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि रिवर्सल जो पोटेंशियोमीटर है उस अगर एक हो 2 की जगह, 2 था ना, तो एक हो तो नहीं काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो ईएमएफ है ड्राइवर सेल का पोटेंशियोमीटर का वो कम हो गया ईएमएफ जो दूसरे सेल का है, तो कोई बैलेंस पॉइंट ही नहीं मिलेगा आपको। वुड द सर्किट वर्क वेल? क्या ये सर्किट काम करेगा? डिटरमाइनिंग एन एक्सट्रीमली स्मॉल ईएमएफ, आपको एक बहुत स्मॉल ईएमएफ निकालना है, मान लीजिए बहुत फ्यू मिली वोल्ट है, जैसे टिपिकल थर्मोकपल में होता है। यदि नहीं तो कैसे मॉडिफाई करेंगे सर्किट को? तो इसका उत्तर कुछ इस तरीके से होगा कि जो सर्किट है ये काम नहीं करेगा अगर हमको बहुत कम ईएमएफ निकालना है, क्योंकि सर्किट आपका अनस्टेबल होगा। जो बैलेंस पॉइंट है वो बहुत ए के करीब मिल जाएगा, आपको यहाँ पर मिल जाएगा एकदम, तो बहुत जो परसेंटेज एरर है बहुत ज्यादा हो जाएगा। इस सर्किट को अगर मॉडिफाई करना है तो यदि कैसे करेंगे, अगर हम सीरीज रेजिस्टेंस लगा दें इस जो वायर है उसके साथ, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप है एबी के अक्रॉस वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, ताकि हम ईएमएफ मेजर कर सके, यानी कि जो परसेंटेज एरर आएगी वो कम होगी। इस फिगर में पोटेंशियोमीटर सर्किट दिया है जिसमें कंपेयर करना है 2 रेजिस्टेंस को। जो बैलेंस पॉइंट है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस R 10 ओम का वो 58.3 है, जबकि जो अननोन रेजिस्टेंस है X, यानी कि इस R का है आपका 68.5, X का जो है वो 68.5 नहीं, R का है 58.3, X का है 68.5। आपको X की वैल्यू निकालना है। इसके बाद एक और सवाल पूछा गया है कि व्हाट माइट यू डू, क्या आप करेंगे यदि अगर जो बैलेंस पॉइंट है वो आप ना ला पाए, फेल टू फाइंड अ बैलेंस पॉइंट इस E के साथ। तो जो रेजिस्टेंस है स्टैंडर्ड सेल का R का 10 ओम है, बैलेंस पॉइंट 58.3 है, करंट मान लीजिए I है, तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, स्मॉल i इंटू R। इसी तरीके से रेजिस्टेंस है X, किसका, अननोन रेजिस्टर का, बैलेंस पॉइंट पाया गया 68.5 पे, इस पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, I इंटू X। हम जानते हैं कि जो रिलेशन होता है ईएमएफ और बैलेंस पॉइंट में वो E1 by E2 होता है, L1 by L2, यानी कि आई आर यहाँ पर रख दीजिए, आई एक्स यहाँ रख दीजिए, आई कैंसिल, L1 by L2। एक्स निकालने के लिए आप L1 by L2 इंटू आर करिए, सारी वैल्यू आपको पता है 11.749 आएगी। दूसरे सवाल का जवाब ये है कि यदि हम बैलेंस पॉइंट ना निकाल पाए ये इस ईएमएफ के साथ, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इसके और इसके क्रॉस, उसको हमको कम करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, हम एक रेजिस्टेंस लगाएंगे सीरीज में। यदि जो पोटेंशियल ड्रॉप है आर और एक्स कम होगा, जो पोटेंशियल ड्रॉप है पोटेंशियल मीटर वायर का, तभी हम बैलेंस पॉइंट ला पाएंगे। इस फिगर में एक 2 वोल्ट का आपको पोटेंशियोमीटर है, इसको यूज किया गया ताकि इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सके 1.5 इसका, इस 1.5 सेल का। जो बैलेंस पॉइंट है सेल का ओपन सर्किट है, जब ये ओपन सर्किट है तो 76.3 है। जब रेजिस्टेंस 9.5 यूज किया गया एक्सटर्नल सर्किट जो सेल का है, तो बैलेंस पॉइंट शिफ्ट हो गया 64.8 पे, जो लेंथ है पोटेंशियोमीटर वायर का। आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसका सवाल जवाब इस तरीके से है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, लेंथ आपको 76.3 मिली ओपन सर्किट पे। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका 9.5 है, लेंथ मिली 64.8। जो करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में वो है कैपिटल आई। तो स्मॉल आर का एक रिलेशन है जो हम ऑलरेडी थ्योरी में देख चुके हैं, L1 माइनस L2 बाय L2 इंटू आर। यहाँ लग दीजिए आपका 1.68 ओम आ जाएगा। तो ये सवाल जवाब हुए आपके इस करंट इलेक्ट्रिसिटी के। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।